Students, how are you? I hope you will be fine at your home. I am Brajendra Kumar Patel. Welcome to my channel Chemistry is Fun with Braj Patel. अब हम देखते हैं क्लोरीन क्लोरीन की डिटेल स्टडी करेंगे। अब डिटेल स्टडी में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन, इनको हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शीले। ठीक है, क्लोरीन को इसने डिस्कवर किया था। प्रिपरेशन मेथड, तो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट बाय हीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। मैग्नीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? कॉमन सॉल्ट और H2SO4, तो ये बनाएगा MnCl2 एंड सो ऑन। तो लास्ट में हमारे पास क्या मिलेगा? Cl2। Second method of preparation by heating by the action of HCl on potassium परमैग्नेट की MnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी Cl2 बनेगा। ये दो मेथड हो गई। और फिर थर्ड मेथड आती है इसमें लेबोरेटरी मेथड, जो कि डेकॉन प्रोसेस है। डेकॉन प्रोसेस में बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है? O2 के साथ कराना है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। तो ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरीन। तो ये तीन मेथड है। इनमें तीन मेथड में से एग्जाम में क्या आएगा? सिर्फ ये आएगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट आपको रिमेंबर करना है। ओके, आफ्टर प्रिपरेशन में इसमें कुछ डिटेल समझाने की जरूरत नहीं, क्यों है तो होता है ऐसा, क्यों है, वो सिर्फ रिएक्शन है, उनको आपको याद करना है। आफ्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप ही देखो, सबसे पहले हम रिएक्शन किसके साथ दिखाएंगे? एल्यूमिनियम के साथ, Al प्लस Cl2। तो मेटल के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएगा ये? मेटल क्लोराइड AlCl3। फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे PCl3 और PCl5, दो बनेंगे। सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे NaCl, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। सारे के सारे क्या बनाएंगे? हैलाइड बनाएंगे, जिसमें क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ माइनस बनाएगा। आयरन के साथ FeCl3। रिएक्शन विद अमोनिया, इस रिएक्शन विद अमोनिया को टेक आउट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद अमोनिया में सबसे पहले हम देखते हैं NH3Cl2। सेम यहाँ पर कंडीशन अलग अलग है। कंडीशन कौन कौन सी? पहली कंडीशन है यदि अमोनिया एक्सेस में है, और दूसरी कंडीशन है कि यदि क्लोरीन एक्सेस में है। तो दोनों में देखो प्रोडक्ट अलग अलग है। यदि अमोनिया एक्सेस में होती है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनेगा। तो यदि अमोनिया एक्सेस में हुआ तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनेगा। और यदि हमने क्लोरीन एक्सेस में लिया तो NCl3 और HCl बनेगा। ये NCl3 थोड़ा सा एक्सप्लोसिव नेचर का है। ठीक है, तो रिएक्शन विद अमोनिया में क्या है? एग्जाम में ये नहीं आएगा रिएक्शन विद क्लोरीन, उसमें देगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। उसके बाद या तो बैलेंस इक्वेशन दे दे, तो बैलेंस इक्वेशन से क्लियर दिख रहा है आपको। क्लियर क्या दिख रहा है कि अमोनिया 8 क्लोरीन 3 अमोनिया एक्सेस में है, और सेकेंड रिएक्शन में अमोनिया 1 क्लोरीन 3 मतलब क्लोरीन एक्सेस में है। तो इन दोनों रिएक्शन की मीनिंग समझना है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लिखना है। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे रिएक्शन विद NaOH। रिएक्शन विद NaOH इस टॉपिक से रिएक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, रिएक्शन विद NaOH, क्योंकि इसमें अलग अलग कंडीशन है। कंडीशन कौन सी? दो कंडीशन है। पहला कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, और सेकेंड है हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH। दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग है। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होगा? कोल्ड एंड डाइल्यूट में NaOH प्लस Cl2, तो ये बनाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl। NaCl तो आपको मालूम है, NaOCl ये बनाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। और यदि हम कॉन्सेंट्रेट लेते हैं तो NaClO3 ये बनेगा। तो इन दोनों में अब देखो रिमेंबर हमको याद क्या रखना है, कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। यदि डाइल्यूट है और ठंडा है, ठंडा होगा तो एक Cl ऐड होगा NaOCl, और यदि कॉन्सेंट्रेट है तो एक Cl की जगह कितने Cl यूज होंगे? 3 Cl यूज होंगे
NaClO3, ये बनाएगा NaClO3। तो इन दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। डिफरेंस कितना आएगा? 2 ऑक्सीजन का आएगा। तो यदि कॉन्सेंट्रेट है तो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दो, डाइल्यूट है तो सिर्फ 1 ऑक्सीजन रहने दो। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना है आपको, ठीक है। याद इसलिए भी करना है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एग्जाम्पल आता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है? तो ये देखना, Cl किस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर? -1 में। और ये Cl कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है +1 में, क्योंकि जब हम NaOCl तो ऑक्सीजन तो बनाएगा -2, ये बनाएगा +1, तो एक +1 और कहाँ से आएगा हमारे पास? यहाँ से आएगा। तो Cl में देखो, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? 0। तो 0 से -1 भी बन रहा है और 0 से +1 भी बन रहा है। इसका मतलब इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को आप याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन विद NaOH, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्लैग्ड लाइम, ठीक है। जो हमारे पास लाइम वाटर है, उस लाइम वाटर के साथ क्या रिएक्शन होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो ये बनाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के आप बहुत अच्छे से मालूम है, 10th में हमने इसको पढ़ा है, तो ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन विद स्लैग्ड लाइम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, इट विल फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। आफ्टर रिएक्शन विद स्लैग्ड लाइम, अब हम देखेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या देखना है? सबसे पहला पॉइंट देखना है आपको कि क्लोरीन ऑक्सीडेशन तो करेगा, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन तो कॉज करेगा, लेकिन कैसे करेगा? तो इसकी प्रोसीजर ये है, क्लोरीन जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसकी रिएक्शन होती है, और रिएक्शन करने के बाद बनाएगा HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड, जो कि फिर से हाइपोक्लोरस एसिड ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। मतलब रिएक्शन ये हो रही है, Cl2 व्हेन क्लोरीन इज डिसॉल्व इन वाटर इट विल फॉर्म HCl एंड हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। ये HOCl फिर से किस में कन्वर्ट होगा? HCl और O में। तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट यदि यहाँ से यहाँ हम जंप करना चाहें तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं, Cl2 + H2 इट इज इक्वल टू 2HCl एंड 1 ऑक्सीजन। ये डायरेक्ट रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट सेकेंड। तो यहाँ देखना है कि ये HCl तो हो गया एसिड, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। तो जब भी याद रखना, क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि नेसेंट ऑक्सीजन में कैसे हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला, एसिडिफाइड फेरस टू फेरिक आयन, ये देखो रिएक्शन, इसमें भी रिएक्शन क्या हो रही है? Cl ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? पहले HCl में कन्वर्ट हो रहा है, और बाकी की रिएक्शन होके FeSO4 होल थ्राइस। तो ये इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है? FeSO4, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। क्लोरीन का हो गया रिडक्शन, Fe का हो गया ऑक्सीडेशन। तो जब क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है तो क्लोरीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ दिखने से ऐसा लग रहा है कि क्लोरीन कन्वर्ट हुआ है HCl में, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्लोरीन पहले कन्वर्ट हुआ है इसमें, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ये नेसेंट ऑक्सीजन किससे रिएक्शन कर रहा है? FeSO4 और H2SO4 से, तब जाकर के ये कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ हमारे पास याद क्या रखना है? इस इक्वेशन को याद करना है। सेकेंड, सल्फाइड टू सल्फेट, ये रिएक्शन हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड, तो इन रिएक्शन को हमको याद रखना है। इन सब से क्लियर क्या चीज़ हो रही है? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है, इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकेंड इसको, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस को अब थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दिस
ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्लोरीन के केस में कि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन कैसे होगा। ब्लीचिंग एक्शन मतलब क्या, जो कलरफुल सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, कलरलेस करेंगे। तो क्लोरीन यदि हम किसी भी कंपाउंड में, जो कलर्ड कंपाउंड है उसमें क्लोरीन डालें तो वो कलरलेस हो जाएगा। कैसे होगा कलरलेस, तो इसकी रिएक्शन है। रिएक्शन क्या, ड्राई क्लोरीन डजंट एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट बट इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और in aqueous solution Cl2 act as a strong one and bleaches vegetable और organic matter। मतलब क्या है, Cl2 ये ब्लीच नहीं करता, Cl2 ये खुद ब्लीच नहीं करेगा। तो ड्राई क्लोरीन ये कभी भी ब्लीचिंग एजेंट का काम नहीं करेगा, सिर्फ मॉइस्चर की प्रेजेंट में ये काम करेगा। तो मॉइस्चर की प्रेजेंट मतलब H2O। तो जब H2O और Cl2 इन दोनों की रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, यस, नेसेंट ऑक्सीजन। और जब नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी तो ये एक्चुअली ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब जैसे हमने लिया इसमें जो हमारे पास कलरफुल सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन हम नेसेंट ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये क्या होगा, कलरलेस। ठीक है, तो यहाँ ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ना कि क्लोरीन। सिर्फ क्लोरीन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ ब्लीचिंग, क्लोरीन की ब्लीचिंग पावर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए कि इसके जब हम ब्लीचिंग एक्शन की बात कर रहे हैं तो ब्लीचिंग एजेंट में कंपेयर करना है हमको, एक कंपेयर करना है SO2 को और एक कंपेयर करना है Cl2 को। तो Cl2, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2 इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कलर्ड सब्सटेंस टू कलरलेस बाय नेसेंट ऑक्सीजन। ये लाइन याद आ गई। क्लोरीन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेसेंट ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। सिंस ब्लीचिंग बाय क्लोरीन इज बाय ऑक्सीडेशन एंड SO2, तो SO2 जो हमारे पास है, SO2 इट इज ड्यू टू रिडक्शन। SO2 की जो ये SO2 को भी हम ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, SO2 ये रिडक्शन के कारण करेगा और Cl2 ये ऑक्सीडेशन के कारण। तो इसको हम सिंपल से एग्जांपल समझते हैं कि आपके पास एक कलरफुल कपड़ा ले लिया आपने, ठीक है, कपड़ा लेकर के कलर है उसके ऊपर रेड ब्लू जो भी कलर है उसको आप SO2 में डालिए। SO2 में जैसे ही ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कलरलेस हो जाएगा। फिर कलरलेस होगा तो उसको हम सुखाने के लिए धूप में डालेंगे, ठीक है, ओपन एयर में रखेंगे। तो इसका हुआ था अभी क्या, रिडक्शन हुआ था। जैसे इसको आप एयर में डालेंगे ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन होगी, एयर क्या कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन। तो इसका हुआ है रिडक्शन, सेकेंड स्टेप में हो गया ऑक्सीडेशन, रिजल्ट हो जाएगा जीरो, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो जो हमारे पास ब्लीचिंग पावर है, किसका ब्लीचिंग पावर, SO2 का। तो ये SO2 ब्लीचिंग पावर किसके कारण है, रिडक्शन के कारण। और जैसे इसको आप हवा में रखेंगे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। लेकिन क्लोरीन में क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद कपड़े को आप धूप में सुखाएंगे तो और तो उसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता। इसीलिए ब्लीचिंग एजेंट में जो क्लोरीन हमारे पास, ये क्लोरीन क्या होगा, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन इसकी होती है। और SO2 इसकी ब्लीचिंग एक्शन क्या होती है, टेम्पररी होती है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना है। ये रीजनिंग क्वेश्चन आता है। रीजनिंग क्वेश्चन क्या, ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ Cl2 इज परमानेंट वाइल दैट ऑफ SO2 इज टेम्पररी, वाई, ये इसका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि Cl2 ये ऑक्सीडेशन करता है और SO2 जो कि रिडक्शन करता है। रिडक्शन को रिवर्स कर सकते हैं हम, तो फिर से कलरलेस से कलरफुल हो जाएगा, बट क्लोरीन में कलरलेस फिर से कलर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, नेक्स्ट अब हम देखेंगे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हेलोजन में अब ये तो देख लिया हमने क्लोरीन का, अब हम एक कंपाउंड देखेंगे HCl। फर्स्ट HCl, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा HCl। इनमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ज़्यादा समझने वाली बात कोई होती नहीं है, ठीक है, इन्हीं को हम कन्वर्ट कर दे जाएंगे। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
NaHSO4 NaCl, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो HCl बन जाएगा। तो मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, NaCl और H2SO4, इससे बन रहा है NaHSO4, और फिर उसकी रिएक्शन NaCl से कराएंगे तो Na2SO4। इसको आप ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं NaCl प्लस H2SO4। तो ये NaSO4 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा अब 2 NaCl 1 H2SO4 इट इज इक्वल टू Na2SO4, और ये कितना हो गया 2 HCl। ये हो गई इसकी केमिकल रिएक्शन। तो 2 स्टेप रिएक्शन थी, इसको हमने 1 स्टेप रिएक्शन बना दिया। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सो HCl इट इज़ कलरलेस एंड पंगेंट स्मेलिंग गैस, बहुत तेज स्मेल है इसकी, इसलिए लैब में जब भी काम करेंगे HCl की बॉटल को हम ओपन करते हैं ना, तो इसको हमेशा फेस को आपको कवर करके रखना है, ग्लव्स करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है HCl। देन इट फ्रीजेज टू वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 159 केल्विन। इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर। जब हमने कहा था कि लैब में हमने HCl को किस फॉर्म में आता है, गैस फॉर्म में नहीं आती है, लिक्विड में आता है। तो लिक्विड मतलब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल है। आफ्टर दैट इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लैब में यूज़ कर रहे हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, HCl प्योर HCl गैस होता है, और HCl जो हम लैब में यूज़ कर रहे हैं वो डाइल्यूटेड है। आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। तो एसिडिक नेचर HCl तो नाम से ही एसिड है, तो ये कितना एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हैविंग हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इसकी Ka की वैल्यू होती है 10 पावर 7, मतलब ये हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। तो इससे एक पॉइंट हमें नोट क्या करना है, पॉइंट ये करना है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। रिएक्शन विद अमोनिया। सो अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या है, NH3 प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। एक्वारेजिया, ये एक्वारेजिया को आपको याद रखना, 10th में ये आपने पढ़ा होगा कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये हमने 9-10 में पढ़ा हुआ है इसको। लेकिन 3 ऐसी मेटल हैं जो कि हम नोबल मेटल कहते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये 3 ऐसी मेटल हैं जिनको हम किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो, HCl है, H2SO4, HNO3, किसी भी एसिड में इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो जब इन मेटल्स को डिसॉल्व करना होता है तब हम यूज़ करते हैं 3 पार्ट्स ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3। तो इनका 3:1 का रेशियो लेंगे, और ये इतना डेंजरस एसिड है कि ये जो हमारे पास नोबल मेटल्स हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इनको भी डिसॉल्व कर लेता है। सो ये एक्वारेजिया इसके कब यूज़ कर रहे हैं इसको हम, जब मेटल को डिसॉल्व करना है। एक्चुअली ये जो ज्वेलर्स हैं उनके काम का है, क्योंकि उनको पूरा गोल्ड का ही काम करना है, जितने भी मेटल्स हैं। आफ्टर एक्वारेजिया तो ये रिएक्शन क्या होती है, सिल्वर के गोल्ड के साथ रिएक्शन, प्लेटिनम के साथ रिएक्शन, ये इसको रिएक्शन में शो किया हुआ है। रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, उसका सॉल्ट बनेगा सोडियम एसिटेट। तो इनके साथ हम रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे Na2CO3, क्योंकि वीक एसिड है H2CO3, तो H2CO3 का सॉल्ट क्या है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट और HCl की रिएक्शन से, ये 10th का क्वेश्चन है हमारे पास, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इनकी रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो सॉल्ट वाटर एंड CO2 बनेगा। तो ये रिएक्शन हमने दिखाना है, रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो इनकी रिएक्शन पढ़ा हुआ है हमारा, ज़्यादा डिटेल इसको देने की जरूरत नहीं है। आफ्टर द रिएक्शन विद सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, नेक्स्ट है अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड्स में लिखा हुआ ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन का एसिड होता है HCl, ठीक है, क्लोरीन का एसिड क्या है HCl, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करना है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन तीनों मिलकर के जो कंपाउंड बनाएंगे उसको हम कहते हैं ऑक्सो एसिड। और ऑक्सो एसिड कौन कौन से हैं, ये हमारे पास टेबल है कि ऑक्सो एसिड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और
हेलोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, तीनों की रिएक्शन से क्या क्या एसिड बनते हैं। तो हमारे पास हेलोजन एसिड कौन कौन से हैं। पहला हेलिक एसिड, फॉर्मूला है HOX, नाम क्या होगा इसका, हेलिक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगी, 1, इसलिए हमने हेलिक के साइड में क्या लिखा है, 1। तो इस नाम से हमको समझना है, ये जो हमारे पास ये नाम है हेलिक 1 एसिड, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन इज +1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, HOX। एक्स की जगह आप कोई भी हेलोजन रख सकते हैं, HOF, HOCl, HOBr, HOI। नाम क्या होगा, हाइपोहेलस एसिड, तो हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड। तो ये इसके क्या हो गए, हाइपोहेलस एसिड या हेलिक एसिड। सेकेंड एसिड हेलिक एसिड। हेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या, इन दोनों में देखना है, HOX और HOXO, इस दोनों में डिफरेंस कितना है, एक ऑक्सीजन का। तो एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इंक्रीज होगा, बाय 2 इंक्रीज होगा। हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है +3, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। ऐसे ही इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5 और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7। तो देखो फ्लोरीन सिर्फ एक एसिड बना रहा है, क्लोरीन ये चारों एसिड बनाएगा, देन फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ हमारे पास अब क्लियर क्या हो रहा है, क्लियर ये चीज़ है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, इसमें 4 होते हैं ऑक्सो एसिड, हेलिक एसिड, ठीक है, या इसको हम कहते हैं हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया, परहेलिक एसिड। इन सब के नामों को याद रखना है। नाम क्या याद रखना है, सीधा सीधा चीज याद रखना है, HOX ये हो गया हाइपोहेलस एसिड, HOXO ये हो गया हेलस। हेलस हाइपो का मतलब होता है एक ऑक्सीजन कम, तो यहाँ पर यदि हमने नाम इसका दिया हुआ है हेलिक एसिड, हेलस एसिड, तो हेलस एसिड में से एक ऑक्सीजन आप कम कर दो, ये क्या बन जाएगा, हाइपोहेलस एसिड। फिर उसके बाद हेलिक एसिड, हेलिक एसिड का फॉर्मूला HOXO2 और पर हेलिक HOXO3। तो एक एक ऑक्सीजन आप इंक्रीज करते जाओ, आपको अलग अलग एसिड्स मिलते जाएंगे। चलिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन में देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है जो कि हमको देखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है इसमें ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन में, फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या देखना है कि कौन सा हेलोजन ऑक्सो एसिड ज़्यादा एसिडिक है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या, क्लोरीन ये है हाइपोक्लोरस एसिड, फॉर्मूला इसका याद रखना, हाइपोक्लोरस एसिड का HOX, तो ये हो गया X, इससे हो गया O और इससे हो गया H। तो HOX इसको पहले हम इनके अलग अलग नाम याद रखना, HO, यदि हम Cl को देखते हैं तो HOCl, HOClO ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, HOClO2 और फिर ऐसे ही HOClO3। तो यहाँ आप देखना है कि क्लोरीन कैसे अलग अलग कंपाउंड बना सकते हैं। तो चलिए क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर है 7। ये 7th इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लिया इसने, ऑक्सीजन के पास। तो क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर बचे। तो इसको हम ये इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। इससे जब हम हाइपोक्लोरस एसिड से क्लोरस एसिड बनाएंगे तो क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या, क्लोरस एसिड Cl, ठीक है, O एज इट इज कॉमन, H एज इट इज कॉमन। तो दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, नहीं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस किस में आएगा, जो हमारे पास 3 लोन पेयर हैं, तो इन 3 लोन पेयर का मतलब कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलेंगे। तो इन 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें दिखा रहे हैं, 1 2, ये 1 लोन पेयर, ये सेकेंड लोन पेयर, ये थर्ड लोन पेयर। जब यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लोरीन,
ये डबल बॉन्ड का मतलब ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यहाँ पर बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ये ऑक्सीजन एक्चुअली यहाँ के Lp को शेयर कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, यहाँ Lp को शेयर कर लिया, तो Cl डबल बॉन्ड O हो गया। इसी टाइप से सेकेंड, यहाँ पर अब क्लोरिक एसिड, तो क्लोरिक एसिड में क्या होगा, HOClO2, तो O2 का मतलब क्या, फिर से ये देखिए, फिर से यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अब इससे हमको 2 Cl लगाना है, 2 ऑक्सीजन ऐड करना है, तो ये एक ऑक्सीजन ऐड हो गया और ये दूसरा ऑक्सीजन। तो अब इसी ऑक्सीजन में देखना, ये क्लोरीन में देखना, 1 2 3 4, ये जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इन दोनों को शेयर किसने कर लिया, एक ऑक्सीजन, इन दोनों को शेयर किया दूसरा ऑक्सीजन, तो ये हो गया क्लोरिक एसिड। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी यदि शेयर कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ये परहेलिक एसिड बन जाएगा। परहेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये पर क्लोरिक स्ट्रक्चर ये है, देखो ClOH, यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ तक आप देखेंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे दिख रहे हैं, सेम टू सेम। डिफरेंस किसका आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ऑक्सीजन का। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक लोन पेयर यहाँ शेयर किया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दूसरा लोन पेयर यहाँ यूज़ किया, देन ऑक्सीजन, ये थर्ड लोन पेयर यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो कुल मिलाकर के अब हम देखें इसके स्ट्रक्चर्स में, ये हमारे पास हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इन सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ आपने नोट की होगी, और वो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 और यहाँ +7। तो ये हमारे पास जो 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है कि क्लोरीन ये +1 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है और +7 भी दिखा सकता है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो कंसेप्ट आ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ और ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अब यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ देखना, दोनों चीज़ों को हम कैसे समझा सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब ये H+ निकलना चाहिए इजीली। H+ कब निकलेगा, जब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, ऑक्सीजन के पास, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आना चाहिए, क्योंकि शिफ्टिंग क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तभी तो H+ बन पाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों में कंपेयर करो, डोनेट कौन करेगा, डोनेट करता है क्लोरीन, ऑक्सीजन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई हो जाएगी, तो H का निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसमें हम बात करें तो इसमें देखना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यह हाइड्रोजन खींच लेगा। तो इसका मतलब यहाँ से H+ का निकलना ईजी हो रहा है। यहाँ तो एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे ईजिली कौन निकलेगा, पर क्लोरिक एसिड। इन्हीं पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना है। तो पॉइंट कौन कौन से, सबसे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, तो ये इसका HOCl पहला, हाइपोहेलस एसिड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इजीली डोनेट कौन करेगा, H इजीली डोनेट करेगा। ठीक है, रीज़न क्या आ रहा है इसका, तो रीज़न है इसके स्ट्रक्चर में। H ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा है, क्लोरीन सबसे बड़ा, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखना है HOCl, क्लोरीन की पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर है क्लोरीन का। अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर इसको बना लेते हैं, ये ब्रोमीन का, और थर्ड स्ट्रक्चर किसका बना लेते हैं, ये आयोडीन का। तो अब देखो, सबसे बड़ा साइज किसका है, आयोडीन का है। सबसे बड़ा साइज होने से ये इजीली डोनेट करेगा किसको, ऑक्सीजन को। और जब ऑक्सीजन को इजीली डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन के पास। H+ का बनना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि H+ तब बनेगा जब डायरेक्शन क्या हो इलेक्ट्रॉन की, इस साइड हो, पर यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रही है, ये हो रही है। ब्रोमीन, ब्रोमीन का साइज हम आयोडीन और ब्रोमीन में कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज बड़ा है, ब्रोमीन का साइज थोड़ा छोटा। इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजीली डोनेट करे, थोड़ा सा डोनेट करने में ये प्रॉब्लम दिखाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, H का निकलना ईजी है। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ सबसे कम होगी, सबसे कम होगी, तो H+ का निकलना ईजी हो जाएगा। इसलिए ऑर्डर मिलेगा हमको, ये मिलेगा। आफ्टर दिस ऑर्डर ऑफ हाइपोहेलस एसिड, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज
दिस वन, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज से ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। आयोडीन का साइज बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट परहेलिक एसिड, तो परहेलिक एसिड में ऑर्डर क्या मिलेगा, HOClO3, HOBrO3, HOiO3। रीजन सिंपल सा आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज, ये ऑर्डर मिल रहा है। और लास्ट है, यदि सेम हैलोजन होता है विद डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी। तो इसको सीधे सीधा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, HOClO3 पर हेलिक एसिड, देन हेलिक एसिड, हेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड, ये इसका ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर को याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ऑर्डर को याद रखना। इसका रीज़न आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो रीज़न उसका मिलेगा ये, विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स के बाद अब हम देखेंगे इसमें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सो इन इंटर हैलोजन कंपाउंड्स definition, when two different halogens react with each other, interhalogen compounds are formed। तो टू डिफरेंट हैलोजन मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, क्लोरीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन आयोडीन, तो इसका मतलब कोई भी दो हैलोजन जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसमें X क्या होगा, X हैलोजन ऑफ लार्जर साइज एंड X डैश दिस इज स्मॉलर साइज, ठीक है। X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और X डैश क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो X और X डैश इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं हम AB, AC, इसी टाइप से लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ तो हैलोजन को हम X दिखाएंगे, तो दोनों हैलोजन ही X हैं, तो X और X डैश इन दोनों की मीनिंग समझना है। X मतलब ये बड़ा हैलोजन हो गया, X डैश मतलब ये छोटा हैलोजन हो गया, ठीक है। इनमें प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन कैसे होगी, प्रिपरेशन डिपेंड करती है इसमें अमाउंट पर। तो ये देखो जैसे रिएक्शन हमारे पास है X2, ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्टिविटी देखना है हमको, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन वर्सेस इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इसको आप टिक आउट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब क्या, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स मतलब इसका ये हम लिखते हैं जैसे Cl और F, इन दोनों से कंपेयर करें तो Cl2, दोनों में हाईली रिएक्टिव कौन होगा, हाईली रिएक्टिव होगा ClF। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। दिस इज बिकॉज X डैश बॉन्ड in interhalogens are, these bonds are weaker than XX bond। तो जब ये बॉन्ड वीक है तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक होगा तो फिर ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इसके एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है कि वाई, गिव रीजन वाई इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, तो उसका रीजन ये मिलेगा। आफ्टर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, प्रिपरेशन एंड एक रीजनिंग क्वेश्चन। अब हमको देखना है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इनके स्ट्रक्चर्स और इनका हाइब्रिडाइजेशन। इनमें हम आपको बता दें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो वो होता है नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ClF3। तो ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा। फर्स्ट, ये आपको मालूम है X मतलब एग्जांपल हमने ली है Cl, ठीक है, X मतलब Cl, X डैश मतलब फ्लोरीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कन्फिगरेशन 3s2 3p5 3d0। यहाँ इसको हम बनाते हैं तो 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 मतलब 1 2 3 4 5, वही अपने क्लासिकल रूल्स जो हैं, हंट्स रूल, पाउलीज रूल एंड
अबाव प्रिंसिपल उनको फॉलो करना है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अब आप चेक करो फ्लोरीन कितने हैं, 3 फ्लोरीन है, मतलब इसको 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमको कितने पेयर इसमें अलग करने पड़ेंगे, एक पेयर, एक तो पहले से सिंगल है, एक पेयर और अलग कर देंगे आप तो हमारे पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मतलब क्या, जो हमारे पास 3p के 2 पेयर हैं उनमें से एक पेयर को अलग कर देना है। ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अब इस एक्साइटेड स्टेट में हमको क्या करना है, 3 फ्लोरीन ऐड करना है। तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन और थर्ड फ्लोरीन। ये हो गया हमारे पास Clf3। अब आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखो ये हो गया S, ये हो गया P3, ये हो गया D। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। और sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता है, sp3d का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे हम बनाते हैं इसको, ये बनाते हैं sp3d का। लेकिन हमारे पास सिर्फ ये सब क्या होते हैं, 5 फ्लोरीन होने चाहिए तब ये स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 5 फ्लोरीन तो है नहीं, हमारे पास कितने फ्लोरीन है, 3। तो लोन पेयर कहाँ जाएंगे, तो इन लोन पेयर्स के लिए देखना है हमको रिपल्सन। तो ये एक लोन पेयर यहाँ जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ जाएगा। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। और यदि इस लोन पेयर को हम कहाँ रखते हैं, ऊपर लाते हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो लेस एंगल मतलब इलेक्ट्रॉन पास पास में होंगे, रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये फ्लोरीन लोन पेयर जो है ऊपर नहीं जाएगा, लोन पेयर कहाँ जाएगा, एक्सिस में। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा टी शेप्ड। कैसे, क्लोरीन, इसमें एक फ्लोरीन अबव द प्लेन, एक फ्लोरीन बिलो द प्लेन और एक फ्लोरीन एक्सिस में। और 2 लोन पेयर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आएंगे 2 लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको आप घुमाएंगे तो ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसको हम ये इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया टी, इसलिए इसका नाम है टी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इनमें अब इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है पहला इसका स्ट्रक्चर और दूसरा इसका शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। इससे एक चीज़ क्लियर होती है, ना सिर्फ Clf3, यदि हमने कंपाउंड बनाया है BrCl3, यदि हमने कंपाउंड बनाया है BrF3, यदि हमने कंपाउंड बना लिया है ICl3, तो जो भी हमारे पास X3 टाइप का कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टी शेप्ड होगा। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर से, एक कंपाउंड से हम अलग अलग कंपाउंड की स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला X3 इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सेकेंड होगा X3 की जगह आप क्या करना है, हम इसको 5 करना है। तो ये 5 कौन सा होगा, सो लेट्स सी। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स X5 मतलब Clf5। तो इसमें फिर से ग्राउंड स्टेट, इसका कन्फिगरेशन, ये तो आपको कोई यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में अब देखो आप, फ्लोरीन कितने हमारे पास, 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए हमको 2 पेयर को अलग करना पड़ेगा। तो एस तो एज इट इज़ रह जाएगा, 3p के दोनों पेयर को अलग करना है। तो ये हो गया हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो कंपाउंड का सीधा सही स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें, ये हमारे पास कंपाउंड से। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया इसका लोन पेयर, ये हो गया इसका लोन पेयर, और बाकी ये सब क्या होंगे, इसके बॉन्ड पेयर, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 5। तो ये हो गया sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। सो लेट्स सी, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा, तो यदि हम sp3d2 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से मिलता है हमको, स्क्वायर, इसके कॉर्नर्स पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। 6 फ्लोरीन होनी चाहिए, पर 6 फ्लोरीन में हमारे पास कितने फ्लोरीन है, सिर्फ 5। तो 5 तो ये फ्लोरीन मिल गए, इस फ्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए, क्लोरीन, इसके स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स में क्या लिख दिया हमने, फ्लोरीन। एक फ्लोरीन, ये हो गया स्क्वायर,
एक फ्लोरीन अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या आ जाएगा, लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर पिरामिडल। फिर से अब हम पॉइंट में बात करें तो ना सिर्फ ClF5, IF5, IBr5, ICl5, तो जो भी है, या BrCl5, जो भी हम कंपाउंड बनाएंगे जो कि X5 टाइप का होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड है, ये थर्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड मिलेगा हमको X7। ठीक है, मतलब IF7। तो इस IF7 में देखो आयोडीन, इसका कन्फिग्रेशन, सॉरी 17 नहीं, इसको करेक्शन कर लेंगे, ये आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, तो इसको थोड़ा देख लेंगे, ये इसको चेंज कर लेंगे। ग्राउंड स्टेट में कन्फिग्रेशन, एक्साइटेड स्टेट, अब कितने फ्लोरीन चाहिए हमको, 7, तो सारे पेयर को अनपेयर कर दूँ, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सारे फ्लोरीन हमने यूज़ कर लिए। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया, sp3d3। हाइब्रिडेशन इज sp3d3 और इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल, BrF5। ये स्ट्रक्चर किसका है, BrF7 का। ये किसका स्ट्रक्चर, BrF7 का। यदि हम इसमें आयोडीन का स्ट्रक्चर, IF7 का स्ट्रक्चर बनाए तो IF7 में सीधा सीधा काम करना है हमको, और ये काम कौन सा है, यहाँ ब्रोमीन की जगह हम क्या लिख देंगे इसमें, आयोडीन। तो फिर से IF7 BrF7, तो ये जो कंपाउंड हमारे पास हैं, इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से। तो IF7 का स्ट्रक्चर हो गया IF7, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। अब इन पॉइंट्स में से जो हमारे पास अब वो इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, वो इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारे पास कन्फिग्रेशन दिख रहा है, कन्फिग्रेशन जैसे अब आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ClF3, क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो इतना इस लेंदी मेथड जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा देखना, क्लोरीन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 क्या बनेगा इसमें, लोन पेयर। ठीक है, तो आपको क्या काउंट करना है, पहले बॉन्ड पेयर काउंट करना है और फिर लोन पेयर। बॉन्ड पेयर काउंट करने के लिए सीधा सीधा तरीका, जितने फ्लोरीन हैं उतने ही बॉन्ड पेयर हैं। आउट ऑफ 7 फ्लोरीन के नंबर को माइनस कर दो आप, डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा लोन पेयर। टोटल कितना हो गया, 5। 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3d। 5 का मतलब क्या, s मतलब 1, p मतलब 3, d मतलब 1, तो 3 4 और 1 5, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यदि आपको निकालना है ClF7 में, तो ClF7 में क्या काउंट करेंगे, क्लोरीन के पास होते हैं लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कितने हैं, 7 फ्लोरीन है, इसका मतलब 7 बॉन्ड पेयर। तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, 0, मतलब 0 लॉन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, इसमें टोटल पेयर कितने बनेंगे, 7 पेयर का मतलब sp3d3, ये हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यदि हम इसी में ClF5 की बात कर लें तो ClF5 में क्या करेंगे, 5 फ्लोरीन मतलब 5 क्या होगा इसमें, बॉन्ड पेयर। क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7 माइनस 4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो 1 क्या होगा इसमें, लोन पेयर। टोटल कितना होगा, 6। तो 6 पेयर का मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। ठीक है, इसको याद रख लेना, इन चीज़ों को क्या क्या याद रखना है, sp मतलब 1 + 1 = 2, sp2 1 + 2 = 3, sp3 1 + 3 = 4, sp3d3 1 + 3 + 1 = 5, sp3d2 मतलब 1 + 3 + 2 = 6। और ये क्या है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर।
और इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या, बॉन्ड पेयर, इसमें क्या क्या काउंट करना है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये हमको काउंट करना है। तो इस तरीके से हम मेथड से भी निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो आफ्टर द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोजेंस, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यहाँ पर हमारा डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यू कैन कॉल मी और यू कैन कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।